हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से रहें और खैरियत से अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि समर वेकेशंस हैं। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है प्रिपरेशन का। तो समर वेकेशन के बाद फ़ौरन ही आपको पता है आपके राउंड टेस्ट शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप बिज़ी हो जाएंगे और लर्निंग टाइम जो है हमारे पास बहुत कम होगा, सिर्फ रिवीजन डेज़ होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम बच्चों से कि और पेरेंट्स से स्पेशली कि वो अपने बच्चे को इंडल्ज करें ताकि वो टाइम के ऊपर अपना सिलेबस ख़त्म हो जाए। आज हम जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 7 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है और इसमें आज पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ NaOH यानी कास्टिक सोडा, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा फ्रॉम ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ब्राइन क्या है? इट इज़ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, ये देखें बेटे, यहाँ मैंने ये डायग्राम बना दी है। अच्छा, इस डायग्राम के मुताबिक सबसे पहले इस क्वेश्चन के 3 हेडिंग्स बनती हैं। एक हेडिंग बनेगी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने ये सेल की डायग्राम बनानी है, कोई मसला ही नहीं है। इसको 4-5 दफ़ा आप बनाएं, प्रैक्टिस करें और इसको लेबल कर दें बस। तो एग्ज़ामिनर के ऊपर ये इमेज जाएगा कि इस बच्चे को कंस्ट्रक्शन तो आती है। तो इसमें आपने जो कुछ इसमें आपने ड्रॉ किया है वही आपने सारे नाम यहाँ पे लिख देने हैं। क्या? इट इज़ अ स्टील टैंक इन विच ग्रेफाइट एनोड इज सस्पेंडेड एंड इट इज़ लाइंड विद अ स्टील गॉज। एक लोहे की जाली है जिसके जो कि पोरस है। दिस इज कॉल्ड डायाफ्राम in which brine solution is poured, जिसमें brine solution दाखिल किया जाता है और इसके अंदर पोर्स होते हैं डायाफ्राम के अंदर। डायाफ्राम के जो सुराख हैं ये बहुत बारीक होते हैं, इसलिए इन सुराखों को कंटिन्यूअसली ओपन रखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कंटिन्यूअसली स्टीम ऐड करते रहेंगे यहाँ से। ठीक है, ये 10th की डायग्राम जो बनी हुई है 10th की बुक में, उसमें ये स्टीम नहीं दिखाई गई, लेकिन FSC के आपके सिलेबस के अंदर ये स्टीम दिखाई गई है। अब ये स्टीम का क्या पर्पस है? देखें, हमने यहाँ कंसनट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन लिया है। कंसनट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है पानी की मिकदार बहुत कम होती है। ठीक है, कॉन्सनट्रेशन सॉल्ट की ज़्यादा होती है, तो यहाँ कास्टिक सोडा की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। इस वजह से ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर पानी की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे तो पानी जो है वो सूखना शुरू हो जाएगा इसके अंदर से और पानी की कमी होती जाएगी, जिस वजह से ये डायाफ्राम जो है, जो सुराख हैं इसके, हो सकता है वो बंद होना शुरू हो जाए। कंसनट्रेशन क्योंकि NaOH की बहुत ज़्यादा होगी या NaCl की। इस वजह से इन सुराखों को खुला रखने के लिए हम इसमें लगातार स्टीम एंटर रखते हैं। और स्टीम क्या करती है? स्टीम इज़ एट हायर टेम्परेचर दैन बॉइलिंग वाटर। हम जानते हैं कि उबले हुए पानी से भी स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए तो इन सुराखों को क्या होगा, एक तो पानी की कमी पूरी होती रहेगी और सुराख जो हैं, जो पोर्स जो हैं, वो भी डायाफ्राम के खुले रहेंगे और इसी पोर्स के ज़रिए ही ये जो हमारा कास्टिक सोडा है वो यहाँ पे नीचे बेसन के अंदर गिरेगा। NaOH सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी पानी की मिकदार भी होगी क्योंकि पानी ऊपर से कंटिन्यूअसली एंटर हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये NaOH जो है वो लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे गिर रहा होता है और साथ पानी की एडिशन भी होती रहती है। एनीवे, ये वाला जो बेसन है ये जब भर जाएगा कास्टिक सोडा से ये ट्रे, तो हम इसको क्या करते हैं
यहाँ से एक ये बहुत सारी विंडो लगी होती है इतने हिस्से में, ये देख रहे हैं आप, ये इतनी बड़ी विंडो होती है। इसको नीचे गिरा देते हैं, अंदर से ट्रे किसी चिमटे वगैरह से खींच लेते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्योंकि ये गर्म होता है और गर्म होने की वजह से कास्टिक सोडा कहीं बंदे के ऊपर ना गिर जाए, इसलिए कास्टिक सोडा ये जो बेसन है इसको बाहर खींचने के लिए वो कुंडा टाइप इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे हम बाहर खींच लेते हैं। यूँ समझे जैसे प्लायर होता है, प्लास होता है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा होता है, उससे ये मज़दूर जो हैं इसको बाहर खींच लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अच्छा ये जो बेसन है ये भी हम लकड़ी का या किसका लेंगे, प्लास्टिक का, क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक के साथ जो है कास्टिक सोडा रिएक्ट नहीं करता, तो यह बहुत कम करता है। लकड़ी के साथ कर जाता है तो मोस्टली ये प्लास्टिक ट्रे आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि उसके साथ इसका रिएक्शन ना हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये एक ट्रे निकालेंगे, दूसरा बेसन जो है ट्रे जो है वो हम इसी विंडो से एंटर कर देंगे और फिर रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमने बताया कि यहाँ पे क्या है, एनोड है। ठीक है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये कार्बन का बना हुआ है। अभी डाउन सेल और नेल्सन सेल दोनों के अंदर जो एनोड है वो कार्बन का बना हुआ है। अब हम कार्बन इसे क्यों कहते हैं, असल में ये ग्रेफाइट का बना हुआ है और ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। डायमंड और ग्रेफाइट ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। मैट्रिक में आपको बताया भी हुआ है कि दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म जो हैं ये हम इनको कार्बन ही कहेंगे। एनीवे ये ग्रेफाइट किस चीज़ का बना हुआ है, ग्रेफाइट का बना हुआ है और एनोड कहलाता है। और हम जानते हैं कि एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि जो एनोड है इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायर के साथ कनेक्ट करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम जोड़ देंगे। और इसी तरह ये स्टील का बना हुआ पूरा का पूरा ये कंटेनर ये स्टील का बना हुआ है। ठीक है, और ये डायाफ्राम भी स्टील का बना हुआ है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं। और इसको यहाँ से हम एक वायर जो है दूसरी जो कि कैथोड बनाएगी, इसको भी हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, अभी हम वर्किंग के अंदर हम पढ़ेंगे, यहाँ हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। इसी तरह ये जो इसकी कंप्लीट लेबलिंग है ये आपने कर देनी है, डायग्राम बना देनी है और आपने इसको वर्डिंग में भी ऐसे ही लिख देना है, वट एवर इट्स लेबलिंग। तो लेबलिंग के साथ आपने कंस्ट्रक्शन पैराग्राफ बना देना है, अपनी वर्डिंग में बेशक बना दें, इसको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है बेटे, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद ये सारा आपने कंस्ट्रक्शन लिख दिया। इसके बाद आप लिखेंगे वर्किंग, वर्किंग ऑफ द सेल, वर्किंग ऑफ द सेल। ठीक है जी, अब वर्किंग ऑफ द सेल के अंदर हम क्या लिखेंगे, जाहिर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो लिखेंगे, लेकिन वर्किंग में हम इसके आइंस के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अब सुनते जाएं, साथ साथ हम इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी हम साथ साथ में लिखता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमने कौन सी दो चीज़ें ली हैं, बोले ज़रा, ब्राइन के अंदर कौन सी दो चीज़ें हैं, ब्राइन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है NaCl का। ठीक है, उसके अंदर वाटर है और NaCl है। अब जब हम पानी के अंदर नमक डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, तो क्या होगा, पानी भी आयोनाइज हो जाएगा और जो NaCl है वो भी आयोनाइज हो जाएगा। NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव आयन यानी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनाएगा, और इसी तरह पानी जो है वो भी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाएगा। ठीक है, अब जो क्लोराइड आयन है, जो क्लोराइड आयन है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाएंगे।
यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन है और साथ में H2O यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन और साथ में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कंपैरिजन में 2 पॉजिटिव आयन है, 2 नेगेटिव आयन है। अगर मैं साथ साथ आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी साथ साथ बताता जाऊँ तो साथ ही ये वर्किंग भी हम लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे और यही वाली वर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं अपने पेपर में। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे वर्किंग ऑफ द नेल्सन सेल। अब नेल्सन सेल की वर्किंग में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पास 2 केमिकल्स हैं। क्या क्या? एक तो हमारे पास वाटर है। वाटर जो है ये आयोनाइज होकर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन बनाएगा और OH आयन बनाएगा। ठीक है। इसी तरह अब NaCl भी NaCl, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 2 क्लोराइड आयन हमें मिलने चाहिए ताकि Cl2 बना दें, क्लोरीन गैस बना दें। अच्छा, अब ये सोडियम आयन बनेंगे, 2 सोडियम आयन और 2 क्लोराइड आयन। ये लीजिए, दोनों केमिकल क्या हो गए, आयोनाइज कर दिया हमने इनको। ठीक है। अब होगा हमारा कि अब 4 आयन्स हैं। गौर करने वाली बात यही है, ठीक है, 4 आयन्स हैं, 2 पॉजिटिव आयन्स और 2 नेगेटिव आयन्स। तो कौन किससे रिएक्ट करेगा अभी हम देख लेते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले देखें, यहां पे 2 नेगेटिव आयन्स हैं। तो नेगेटिव आयन जो हैं हमेशा किस पे जाएंगे, एनोड पर, क्योंकि एनोड पे कौन सा चार्ज है, ये देखें, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पर कलेक्ट होंगे। तो हम यहां लिखेंगे एट एनोड जी, एट एनोड, यानी हाफ सेल रिएक्शन हम लिख रहे हैं जो कि एनोड पर, जो आयंस एनोड पर जाएंगे और वहां पे क्या होंगे, ऑक्सीडाइज। ठीक है। तो एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी हर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब हम ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है क्योंकि हम बिजली से ब्रेक कर रहे हैं कंपाउंड को। लिटिक का मतलब है टूटना और इलेक्ट्रिसिटी से किसी कंपाउंड को ब्रेक करना, तोड़ना। तो हम यहाँ पे NaCl को भी ब्रेक कर रहे हैं और वाटर को भी ब्रेक कर रहे हैं, जैसे हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर में पढ़ा था। उसमें हमने सिर्फ पानी को ब्रेक किया था और हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई थी। अब यहाँ पे देखें 4 आयन्स हैं, तो इसमें ये नेगेटिव आयन भी है, ये नेगेटिव आयन, ये क्यों नहीं कैथोड पे जाएगा, बहुत पॉइंट की बात है, सोचने की बात है। ये क्यों नहीं ऑक्सीडाइज होगा, पहले ये ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर जाकर। ये देखें यहां मैंने लिखा है एट एनोड, ये भागा हुआ जाएगा जबकि ये पीछे रह जाएगा। कंपटीशन तो दोनों में हो रहा है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है, और ये सबसे पहले एनोड पे चला जाएगा। उसकी क्या वजह है, देखें, इसके आयन का साइज छोटा है जबकि इसके आयन का साइज बड़ा है। बात समझ आ रही है। यहां देखें OH ग्रुप है पूरा। ठीक है। ये नेगेटिव आयन है, ये भी नेगेटिव आयन है, इसका साइज छोटा है, इसलिए ये जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा, जल्दी से कैथोड पे, एनोड पे चला जाएगा और वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा। ये देखें 2 क्लोराइड आयन, ठीक, और यहां पे देखें इसने क्या किया, क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा एनोड पे जाके। क्लोरीन गैस में, यानी एक मॉलिक्यूल बनेगा, 1 हम लिखते नहीं है, लिखें ना लिखें, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे क्योंकि 2 क्लोराइड आयन है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ईच विल
release one electron. Each chloride ion will release one electron and two chloride ion will release two electrons. ये बात क्लियर हो गई जी, ठीक है। अब ये तो हो गया एनोडिक रिएक्शन, एनोड के ऊपर क्या हुआ। अब यहाँ फिर यहाँ भी कंपटीशन होगा कि यहाँ भी पॉजिटिव आयन है, यहाँ भी पॉजिटिव आयन है। बात समझने वाली है, ध्यान दे, साथ साथ लिखते जाएं इनको, ठीक है। यहाँ भी पॉजिटिव आयन है और यहाँ भी पॉजिटिव आयन है, तो दोनों में से कौन से पॉजिटिव आयन का साइज छोटा है, सोचें ज़रा। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है ये छोटे हैं और जबकि सोडियम आयन का साइज बड़ा है। कैसे पता चलेगा? सोडियम का, हाइड्रोजन का सिर्फ एक शेल है जबकि सोडियम के 3 शेल्स हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, 2 पॉजिटिव आयन है। जिस तरह ये 2 नेगेटिव आयन थे, यहाँ पे अब 2 पॉजिटिव आयन हैं। दोनों सॉल्यूशन के अंदर ये आयन्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे हल्के वाले आयन्स कौन से हैं जी? हाइड्रोजन आयन, क्योंकि इसका सिर्फ एक शेल है, अभी मैंने बताया, और इसके 2 शेल्स हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, अब 2 शेल्स हैं, यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 10 प्रोटॉन हैं, 10 न्यूट्रॉन हैं, 12 न्यूट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो ये लाइटेस्ट हुआ। तो लाइटेस्ट हाइड्रोजन आयन will go to the कैथोड, ठीक है। इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे पूरे कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन आयन जो हैं इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं और ये हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे पूरे यहाँ पे सॉल्यूशन जो फैला होगा, ये पूरा स्टील कैथोड, ये भी स्टील कैथोड है, तो इसके ऊपर ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। देखें, ये डायाफ्राम जो है ये स्टील टैंक के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे स्टील कैथोड के अंदर ये पूरा डायाफ्राम जो है इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन आयन है वो स्टील कैथोड के ऊपर जाएंगे और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनाना शुरू कर देंगे। ये देखें, सबसे पहले रिएक्शन देख लें कि यहाँ पे यहाँ पे 2 कर लें, ठीक है, और ये यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ भी 2 से। अब ये देखें, 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन एटम हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन एटम जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन पिक करने कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। अब ये कैथोड पे ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, क्योंकि क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस एनोड को हवाले कर दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए वायर के ज़रिए ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ से बैटरी से गुजर के कहाँ पे जमा हो रहे हैं, कैथोड पे, और पूरे कैथोड टैंक के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ये जमा हो जाएंगे। बहुत सारे करोड़ों लाखों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे स्टील कैथोड के ऊपर आ गए। अब हाइड्रोजन आयन जो हैं ये स्टील कैथोड पे जाएंगे। स्टील कैथोड पे क्या पड़े हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन। ये समझने वाला पॉइंट है बेटे, गौर से समझें और इसको लिख लें कहीं। ये 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन पिक करके एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का बना देंगे। 1 आप लिखें ना लिखें, और साथ में क्या होगा, सॉरी अभी साथ में नहीं, अब ये दोनों आयन डिस्चार्ज हो गए, एक कैथोड पे और एक एनोड पे। अब ये क्योंकि ये दोनों जो थे, ये वाले दोनों आयंस, ये वाले और ये वाले OH आयन और Na सोडियम आयन, ये क्योंकि बड़े साइज के थे, ये डिस्चार्ज नहीं हुए कैथोड एनोड पे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में ही रिएक्शन कर लिया, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन्होंने रिएक्ट कर गए आपस में। तो 2 क्या बनेगा, 2 OH आयन प्लस 2 सोडियम आयन। उम्मीद है रेड से भी नजर आ रहा होगा, क्लियर। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2NaOH। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर नीचे की तरफ
ये दोनों आयंस, यहाँ पे आयंस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिल्कुल नीचे यहाँ इस हिस्से में, जिस वजह से ये दोनों आयंस आपस में रिएक्ट करते जाएंगे और कास्टिक सोडा बनाते जाएंगे, और कास्टिक सोडा सेमी लिक्विड की शक्ल में नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, इसकी बारिश शुरू हो जाएगी ड्रॉप्स की शक्ल में, और इस कंटेनर के अंदर ये गिरना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर हम लिख देंगे, ये लिखा हुआ है NaOH सोल्यूशन यहाँ पे पड़ा है, क्योंकि अभी पानी की थोड़ी सी मिकदार इसमें मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ तक बेटे ये तीनों जो रिएक्शन है, अब ये जो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था कि ये एनोडिक ऑक्सीडेशन है, और ये कहाँ पे हो रहा है, एट कैथोड। ये वाला रिएक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पे। ये देखें, ये पॉजिटिव आयन जो हैं ये कैथोड पे जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड कहाँ है मैंने बताया, ये पूरा स्टील टैंक, ये पूरा जो वायर गॉज पूरे का पूरा ये जो है बना हुआ डायाफ्राम, जो कि एस्बेस्टॉस का साथ बना हुआ है। एस्बेस्टॉस जो होता है, क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले ये रिएक्शंस जो हैं इनको देख लें कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। ओवरऑल रिएक्शन कैसे, यहां देखें, जो रिएक्शन के राइट और लेफ्ट साइड पे जो चीजें इक्वल हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि हमें अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहे, आयंस नजर नहीं आ रहे, और वो दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल कर दें। और जो चीज हमें नजर आ रही है, यहाँ पे देखें, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ये वाली कैथोड पे हाइड्रोजन गैस पैदा हो रही है, और जबकि यहाँ पे देखें क्लोरीन गैस पैदा हो रही है, कहाँ पे, एनोड पे। और नीचे जो बच गए थे, जो आयंस बच गए थे और हैवी आयंस थे, वो दोनों आपस में रिएक्ट कर गए। ठीक, ये हमने बोला। अब जो इक्वेशन के दाएं और बाएं हैं, दाएं और बाएं जो स्पीशीज हैं, सिमिलर स्पीशीज, दे विल कैंसिल ईच अदर, वो कैंसिल हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, दो हाइड्रोजन आयन हैं इधर भी, और यहाँ भी देखें दो हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, यहाँ पे दो OH आयन मौजूद हैं, और इधर भी, अच्छा सॉरी, इनको नहीं हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये OH आयन इस तरफ नहीं है। जो अब इस तरफ दो हाइड्रोजन आयन है इधर भी और इधर भी, इस तरह दो इलेक्ट्रॉन इधर हैं, दो इधर है, कैंसिल हो गए। इस तरह दो क्लोराइड आयन इस तरफ हैं और दो क्लोराइड आयन ही यहाँ पे, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब जो एक जैसी चीजें थी वो कैंसिल हो गई, और जो बच गई हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगी और आपको प्रोडक्ट की शक्ल में नजर आएंगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, दो हाइड्रोजन आयन हैं, ठीक है, और ये किसमें चेंज हो जाएंगे, वाटर जो है इसके OH आयन तो निकल गए, और साथ में और क्या है, 2NaCl, ये भी इधर मौजूद है। अब क्या होगा, ये दो चीजें इधर बच गई, ये मैंने टिक कर दिया, इसको भी और इसको भी, जो बच गई वो हमने लिख ली, और जो इस तरफ बच गई हैं वो क्या क्या चीजें हैं, NaOH बन गया, या पहले छोटी चीजें लिखने, ठीक है, यहां पे देखें हाइड्रोजन गैस बन गई, H2 गैस, ठीक है, ये गैस है, और Cl2 गैस, ये भी गैस है, और साथ क्या बन गया, NaOH। स्टूडेंट्स देखें, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के फजल से आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा, ये वाला पॉइंट कि ओवरऑल रिएक्शन जो है ये लिखना जरूरी है। इसको आप लिख दें यहां बेशक, दिस वाज ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, दिस वाज ओवरऑल रिएक्शन, ये जो हमने लिखा, यानी जो चीजें बच गई हैं वो लिख दें, और जो चीजें इक्वेशन के दाएं बाएं लेफ्ट राइट इक्वल थी वो कैंसिल हो गई, वो हमने कैंसिल भी कर दी। अब ये देखें, गौर करने की बात, आपने तो तैयार किया है इसमें कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा आपको मिल गया।
ये जो दो गैसेस हैं ये दोनों क्या हैं, क्यों प्रोड्यूस हुई जी, ये दोनों बाय प्रोडक्ट कहलाएंगी क्या, क्योंकि ये आप तैयार तो नहीं करना चाहते थे। ये दोनों क्या हैं, बाय प्रोडक्ट्स, और ये आपको फायदा देंगी क्या, क्लोरीन गैस से आप ब्लीचिंग पाउडर तैयार कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने के साथ इसे रिएक्ट करवा के ब्लीचिंग पाउडर बना लें। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये आपका बाय प्रोडक्ट है, ये आपका एक्सपेंस पूरा करेगी अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। किस लिए, ये हाइड्रोजन गैस जो है वेल्डिंग इंडस्ट्री में काम आएगी, ठीक है। बहुत कॉस्टली है प्रोडक्ट हैं दोनों। आप कास्टिक सोडा बनाना चाहते थे लेकिन दो प्रोडक्ट भी आपको मिल गए, इससे आप अपने एक्सपेंस पूरे कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री के। और NaOH जो है ये आपका प्रोडक्ट था असल, ये आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 2-4 कंपनियां ही कास्टिक सोडा बना रही हैं और अभी ज़्यादा का टफ कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये सीक्रेसी है। लेकिन आप ये वाला सेल मार्केट से ख़रीद के आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, और इसके लिए आप फैक्ट्री के लिए जो लाइसेंस वगैरह है वो आप लेके तो आप ये प्रोडक्ट बनाएं, अगर आपके पास अपनी स्पेस अवेलेबल है। और ये अगर आप परचेज कर सकते हैं तो ये छोटे से सेल से लेके बड़े से बड़ा सेल जो है ये अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। ये वॉशिंग मशीन के साइज से लेके बहुत बड़े बड़े साइज, इनके कमरे जितना, हाफ कमरे जितना साइज भी इनका होता है। तो ये दो बाय प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाय प्रोडक्ट वाली। अब इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं क्या, कि व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स इन नेल्सन सेल, व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स इन, पीछे हमने जो पढ़ा है डाउन सेल। तो देयर आर 2 बाय प्रोडक्ट्स इन नेल्सन सेल, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। तो अब इनके पर्पसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमारा असल प्रोडक्ट क्या है, ये हमने किस लिए इंस्टॉल की मशीन, NaOH के लिए, कास्टिक सोडा। अब आपको पता है कि इस वक्त कास्टिक सोडा जो है तकरीबन 90 या 100 रुपये का हाफ kg है, तो 200 kg ऑलमोस्ट ये मार्केट में सेल हो रहा है, ठीक है। आप सोचें कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, और सिर्फ आपका रॉ मटेरियल क्या हुआ, NaCl, ठीक है। नमक आपने मार्केट से खरीद के उससे आपने कास्टिक सोडा तैयार करना है। अच्छा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैथोड यूज्ड इन नेल्सन सेल। तो आप लिख सकते हैं कि स्टील कैथोड इज यूज्ड एज कैथोड इन नेल्सन सेल। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनोड यूज्ड इन, व्हाट इज एनोड मेड ऑफ इन नेल्सन सेल। तो आप लिख दें कि कार्बन या ग्रेफाइट एनोड इज यूज्ड इन नेल्सन सेल, ठीक है। और इसके अलावा एक यहाँ पे डायाफ्राम जो है, इसकी लाइनिंग जो है ये एस्बेस्टॉस की है। तो एस्बेस्टॉस क्या है, ठीक है। ये आयरन के 3 एटम होते हैं, एस्बेस्टॉस, ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एस्बेस्टॉस। वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम, मैं कलर चेंज कर देता हूँ मिक्सअप ना हो जाए, मैग्नीशियम Fe3, यानी 3 एटम आयरन के मैग्नीशियम के साथ अटैच होते हैं, और साथ में सिलिकॉन Si2, 2 एटम सिलिकॉन के, और साथ में 2 एटम ऑक्सीजन के इस तरह, और साथ में 4 OH ग्रुप किसके, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। समझ आ गई बेटे, ये यानी कि फार्मूला है, फार्मूला तो नहीं कहना चाहिए, इसकी कंपोजिशन है एस्बेस्टॉस की। अब एस्बेस्टॉस होता क्या है, ठीक है, वो पूछ सकता है व्हाट इज एस्बेस्टॉस। तो इट इज, एस्बेस्टॉस इज मेड ऑफ क्ले, इट इज हीट रेजिस्टेंट, ये हीट रेजिस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसको माइका प्लेट भी कहते हैं, क्या दूसरा नाम क्या है इसका, माइका प्लेट। कहाँ यूज होता है, हीटर्स के अंदर। आपने देखा होगा आपके गैस हीटर या दूसरे इलेक्ट्रिकल हीटर जो होते हैं उसके अंदर जिसके ऊपर तार लपेटी होती है हीटरों में, या गैस हीटर जो है उसके ऊपर जहाँ कॉइल जल रहा होता है उसके नीचे वाली प्लेट जो है दैट इज कॉल्ड एस्बेस्टॉस और माइका प्लेट। दिस इज हीट रेजिस्टेंट, बहुत ज़्यादा हीट, देखा नहीं है, सालों साल ये चलती रहती है, फिर कहीं जाके ये थोड़ी सी पोरस हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, या फिर गिरने से टूट सकती है, टूट जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आपके जो हीटर रॉड हैं वो भी इसी माइका शीट के बने होते हैं, यानी मिट्टी के बने होते हैं, उसकी कंपोजिशन भी होती है।
ये यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एस्बेस्टॉस, तो आप बता सकते हैं। एफएससी के अंदर ये क्वेश्चन जो है ये